दी कॉन्ज्यूरिंग। ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये फिल्म एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा खोलती है, परछाइयों और फुसफुसाहटों की दुनिया का। 2013 में रिलीज हुई, इसने पूरी दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया, लाखों लोगों को अंधेरे में खींच लिया। ये कहानी थी एड और मेरी, दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और अनजान से हमारी खौफनाक मुलाकातों की। ये फिल्म लोगों को पसंद आई क्योंकि ये अनदेखे के हमारे मूल भय को छूती है। ये उन चीजों के बारे में बताती है जो रात में अचानक होती हैं, परछाइयों में छिपी अनदेखी ताकतों के बारे में। द कॉन्जरिंग सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, ये उस दुनिया की एक झलक थी जिसमें हम रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी वास्तविकता और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। द कॉन्ज्यूरिंग का असर निर्विवाद था। इसने हॉरर शैली को पुनर्जीवित किया, सीक्वल और स्पिन ऑफ की एक फ्रेंचाइज को जन्म दिया। इसने पैरानॉर्मल में एक नई रुचि जगाई, जिससे कई लोग अंधेरे में जवाब तलाशने लगे। फिल्म की सफलता अनजान के प्रति हमारे आकर्षण, उन चीजों का सामना करने की हमारी इच्छा का प्रमाण थी जो हमें सबसे ज्यादा डराती हैं। लेकिन द कॉन्ज्यूरिंग सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं थी, यह हमारी वास्तविक जीवन की जांच पर आधारित थी, उन मामलों पर जिन्होंने हमें हिलाकर रख दिया था। फिल्म इन कहानियों को जीवंत करती है, जिससे दुनिया को उस आतंक का अनुभव करने का मौका मिलता है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था। एड और मैंने पैरानॉर्मल की जांच के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमने पूरी दुनिया की यात्रा की, भूतियां, आत्माओं के वश में होने और अन्य अस्पष्टीकृत घटनाओं के पीछे की सच्चाई की तलाश की। हमारा काम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। हमने बुराई का सीधा सामना किया, उन संस्थाओं का सामना किया जो ज्यादातर लोगों को डरा देंगी। हमारी जांच बहुत सावधानी से की गई थी। हमने हर मामले को खुले दिमाग से देखा, ध्यान से सबूत इकट्ठा किए और अपने निष्कर्षों को दर्ज किया। हमने पैरानॉर्मल के सबूतों को कैप्चर करने के लिए कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिनमें कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और ईएमएफ मीटर शामिल थे। लेकिन हमारा सबसे जरूरी उपकरण हमारी अंतर्ज्ञान, अनदेखे की उपस्थिति को महसूस करने की हमारी क्षमता थी। अपनी जांच के दौरान हम अनगिनत आत्माओं से मिले। कुछ हानि रहित थे, खोई हुई आत्माएं सांत्वना चाहती थीं। अन्य द्वेषपूर्ण थे, राक्षस जो तबाही मचाने पर आमादा थे। हर मामला अनोखा था, अपनी चुनौतियों और खतरों को पेश करता था। लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे। पैरानॉर्मल से पीड़ित लोगों की मदद करने की हमारी इच्छा से प्रेरित थे। हमारे काम को अक्सर संदेह के साथ देखा जाता था। कई लोगों ने हमारे निष्कर्षों को धोखा या मतिभ्रम कहकर खारिज कर दिया, लेकिन हम सच्चाई जानते थे। हमने अंधेरे को अपनी आंखों से देखा था और हम पैरानॉर्मल दुनिया के रहस्यों पर प्रकाश डालने के लिए दृढ़ थे। हमारे सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट था। 1977 में हम एक परिवार को आतंकित करने वाले पोल्टरगाइस्ट की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एनफील्ड, इंग्लैंड गए थे। हॉडसन परिवार, एक अकेली मां और उसके 4 बच्चे, अस्पष्टीकृत घटनाओं से परेशान थे। वस्तुएं अपने आप हिलती थीं, फर्नीचर पलट जाता था और विघटित आवाजें, धमकियां फुसफुसाती थीं। बच्चे, खासकर 11 साल की जेनेट, इकाई के ध्यान का केंद्र लग रहे थे। जेनेट ने अजीब व्यवहार दिखाया, अपनी नींद में ऊपर उठना और कर्कश, राक्षसी आवाज में बोलना। एनफील्ड मामला मीडिया सनसनी था। पैरानॉर्मल गतिविधि का दस्तावेजीकरण करने के लिए उत्सुक समाचार पत्र और टेलीविजन दल हॉडसन के घर पर उतर आए। हमारे द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत सम्मोहक थे। हमने जेनेट को राक्षसी आवाज में बोलते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर की और प्रत्यक्षदर्शियों ने वस्तुओं को अपने आप हिलते हुए देखा। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट इतिहास में पोल्टरगाइस्ट गतिविधि के सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित मामलों में से एक है। इसने दुनिया का ध्यान खींचा, पैरानॉर्मल की भयावह शक्ति का प्रदर्शन किया। इस मामले ने ऐसी घटनाओं के प्रति बच्चों की भेद्यता पर भी प्रकाश डाला, जो इसका सामना करने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। एक और खौफनाक मामला जिसने द कॉन्ज्यूरिंग को प्रेरित किया, वह था पेरोन परिवार का अड्डा। 1971 में पेरोन परिवार हैरिसविले, रोड आइलैंड के एक फार्म हाउस में चला गया। उन्हें उस अंधेरे इतिहास का पता नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। घर त्रासदी में डूबा हुआ था, इसके पूर्व रहने वालों की आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित था। पेरोन ने पैरानॉर्मल गतिविधि का एक अथक हमला अनुभव किया। वस्तुएं हिल गईं, दरवाजे बंद हो गए
और अनदेखी ताकतों ने उनके कपड़ों को खींच लिया। बच्चों ने भूतिया आकृतियां देखने की सूचना दी और परिवार का कुत्ता रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। इकाई कैरोलिन मां को निशाना बनाती हुई प्रतीत होती थी, उसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा देती थी। एड और मैंने पेरोन के अड्डे की जांच की, परिवार के अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया और घर को उसकी बुराई से मुक्त करने का प्रयास किया। हमें पता चला कि संपत्ति का त्रासदी का एक लंबा इतिहास था, जिसमें आत्महत्या और हत्याएं शामिल थीं। इन व्यक्तियों की आत्माएं फार्म हाउस की दीवारों के भीतर फंसी हुई प्रतीत होती हैं। पेरोन परिवार का अड्डा एक कष्टदायक परीक्षा थी। इसने पैरानॉर्मल की कपटी प्रकृति, हमारे घरों में घुसपैठ करने और हमारे जीवन को बाधित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। मामले ने किसी स्थान के इतिहास को समझने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि पिछली त्रासदियां नकारात्मक ऊर्जा का अवशेष पीछे छोड़ सकती हैं। द कॉन्ज्यूरिंग की कोई भी चर्चा कुख्यात प्रेतबाधित गुड़िया एनाबेल का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होगी। 1970 में एक नर्सिंग छात्रा को उपहार के रूप में एनाबेल मिली। उसे उस भयावह शक्ति का पता नहीं था जो प्रतीत होने वाले मासूम खिलौने के भीतर रहती थी। गुड़िया प्राप्त करने के तुरंत बाद छात्रा और उसकी रूममेट को अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। एनाबेल अपने आप अपनी स्थिति बदल लेती, हस्तलिखित नोट हवा से प्रकट होते और लड़कियों ने अपने अपार्टमेंट में एक खतरनाक उपस्थिति महसूस करने की सूचना दी। एड और मुझे जांच के लिए बुलाया गया। हमने निर्धारित किया कि एनाबेल पर किसी बच्चे की आत्मा का कब्जा नहीं था, जैसा कि लड़कियों ने शुरू में माना था, बल्कि एक राक्षसी संस्था द्वारा कब्जा कर लिया गया था। राक्षस गुड़िया को एक नाली के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, लड़कियों में से एक को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। हमने एनाबेल को अपार्टमेंट से हटा दिया और उसे अपने ऑकल्ट संग्रहालय में रख दिया, जहां वह आज भी है। एनाबेल बुराई की भ्रामक प्रकृति, प्रतीत होने वाले हानिरहित रूपों में खुद को छिपाने की क्षमता की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है। गुड़िया की कहानी मोहित और भयभीत करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि अब सामान्य सबसे अप्रत्याशित स्थानों में दुबक सकता है। एड और मैंने जिन सबसे विवादास्पद मामलों की जांच की, उनमें से एक अर्ने चायन जॉनसन का मामला था। 1981 में जॉनसन ने दावा किया कि जब उसने अपने मकान मालिक की चाकू मारकर हत्या कर दी तो उस पर एक राक्षस का कब्जा था। मामला, जिसे द डेविल मेड मी डू इट के रूप में जाना जाने लगा, ने कानूनी व्यवस्था के माध्यम से सदमे की लहरें भेजी और राक्षसी कब्जे के अस्तित्व के बारे में बहस छेड़ दी। मामला ग्लात्सेल परिवार के अड्डे से शुरू हुआ, जिसके छोटे बेटे डेविड ने राक्षसों द्वारा पीड़ा दिए जाने का दावा किया। एड और मुझे सहायता के लिए बुलाया गया और हमने डेविड पर कई तरह के भूत भगाने का काम किया। इनमें से एक भूत भगाने के दौरान जॉनसन, जो मौजूद था, ने कथित तौर पर राक्षस को उसके बजाय अपने पास रखने की चुनौती दी। महीनों बाद जॉनसन ने एक तर्क के दौरान अपने मकान मालिक की चाकू मारकर हत्या कर दी। उनकी रक्षा टीम ने तर्क दिया कि वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं था, यह दावा करते हुए कि वह राक्षसी कब्जे के प्रभाव में था। मामला मुकदमे में चला गया और जबकि राक्षसी कब्जे की रक्षा अंततः असफल रही, इसने राक्षसी कब्जे के मुद्दे को जनता की चेतना में ला दिया। अर्ने चायन जॉनसन मामला बहस का विषय बना हुआ है। संशयवादी इसे मानसिक बीमारी के मामले के रूप में खारिज करते हैं, जबकि विश्वासी इसे राक्षसी कब्जे के वास्तविक खतरों के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। मामला अब सामान्य के अंधेरे पक्ष, भयावह तरीकों से मानव व्यवहार को प्रभावित करने के लिए बुराई की क्षमता की एक कठोर याद दिलाता है। द कॉन्ज्यूरिंग की सफलता ने एक संपूर्ण सिनेमैटिक यूनिवर्स को जन्म दिया। जो एड और मैंने जिन मामलों की जांच की, उनका विस्तार किया और अब सामान्य आतंक की नई कहानियों को पेश किया। फ्रैंचाइज में द कॉन्ज्यूरिंग के सीक्वल, साथ ही एनाबेल गुड़िया और हमारे सामने आने वाली अन्य संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्पिन ऑन शामिल हैं। कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की फिल्मों ने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित किया है, अब सामान्य की दुनिया में एक नई पीढ़ी का परिचय कराया है। फिल्मों ने हमारे काम में नए सिरे से रुचि भी जगाई है, जिससे कई लोग हमारी जांच के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी पुस्तकों और वृत्तचित्रों की तलाश करते हैं। कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स ने
हमारे मामलों की कहानियों को इस तरह से जीवंत किया है जैसा कि किताबें और वृत्तचित्र कभी नहीं कर सकते थे। फिल्मों ने दर्शकों को हमारे द्वारा सामना किए गए आतंक का अनुभव करने की अनुमति दी है, अपसामान्य की शक्ति को देखते हुए उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करने के लिए। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये फिल्में हमारे अनुभवों की व्याख्या है, जबकि वे मामलों के सार को पकड़ते हैं, वे रचनात्मक स्वतंत्रता भी लेते हैं। फिल्मों के पीछे की सच्ची कहानियां अक्सर उनके सिनेमैटिक समकक्षों की तुलना में अधिक द्रुत शीतल होती हैं। हमारे काम ने एक विरासत छोड़ी है जो मोहित और प्रेरित करती रहती है। हमारी जांच को पुस्तकों, वृत्तचित्रों और अब प्रमुख चलचित्रों में प्रलेखित किया गया है। हमारा ऑकल्ट संग्रहालय हमारे मामलों की वस्तुओं से भरा हुआ दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो अपसामान्य की कलाकृतियों की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि हमारे काम को विवादों का भी सामना करना पड़ा है। संशयवादियों ने हमारे तरीकों पर सवाल उठाया है और हमारे निष्कर्षों को धोखाधड़ी के रूप में खारिज कर दिया है। कुछ ने हम पर वित्तीय लाभ के लिए लोगों के डर का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि हमारा काम जरूरतमंद लोगों की मदद करने, अपसामान्य दुनिया के रहस्यों पर प्रकाश डालने की सच्ची इच्छा से प्रेरित था। विवादों के बावजूद हमारे काम का अपसामान्य जांच के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमने अपसामान्य के अध्ययन को वैध बनाने में मदद की, इसे परछाइयों से बाहर निकालकर लोगों की नजरों में लाया। हमारी जांच ने अनगिनत अन्य अपसामान्य जांचकर्ताओं को प्रेरित किया है, जो अनदेखी दुनिया के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं। हमारे काम की वैधता पर बहस जारी रहने की संभावना है, लेकिन एक बात निश्चित है, एड और मैंने अपसामान्य की जांच के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और हमारी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मोहित और साजिश करती रहेगी। द कॉन्ज्यूरिंग और इसके सीक्वल की सफलता अपसामान्य के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। पूरे इतिहास में मनुष्य अनदेखी दुनिया के रहस्यों की ओर आकर्षित हुए हैं, अज्ञात के उत्तर की तलाश में हैं। प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से लेकर आधुनिक भूतों की कहानियों तक अपसामान्य ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। अपसामान्य हमारी समझ से परे एक दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति के नियम झुकते और टूटते प्रतीत होते हैं। यह वास्तविकता की हमारी धारणाओं को चुनौती देता है, हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि यूनिवर्स में आंख से मिलने के अलावा भी बहुत कुछ है। अपसामान्य के प्रति हमारा आकर्षण बाद के जीवन से जुड़ने की हमारी इच्छा से भी प्रेरित है। हम यह मानने के लिए तरसते हैं कि हमारे प्रियजन वास्तव में नहीं गए हैं, कि उनकी आत्माएं किसी न किसी रूप में बनी रहती हैं। भूतों की कहानियां हमें आराम की भावना प्रदान करती हैं। यह सुझाव देती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि दूसरे दायरे में संक्रमण है। अपसामान्य हमें मोहित और साजिश करता रहेगा। यह अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी समझ की सीमाओं का लगातार परीक्षण किया जाता है। जब तक अनुत्तरित प्रश्न है, जब तक रात में चीजें टकराती हैं, हम अंधेरे में जवाब तलाशते रहेंगे। अपसामान्य रहस्य का क्षेत्र है एक ऐसी दुनिया जहां प्रश्न उत्तरों से अधिक हैं। अनदेखे को समझने की हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। भूतों की वास्तविक प्रकृति, राक्षसी संस्थाओं की उत्पत्ति, मानसिक क्षमताओं के यांत्रिकी, ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें चकित करते रहते हैं। अपसामान्य क्षेत्र में ज्ञान की खोज अंतिम गंतव्य के बिना एक यात्रा है। हमारे द्वारा खोजा गया प्रत्येक उत्तर नए प्रश्नों, अन्वेषण के नए रास्ते की ओर ले जाता है। अपसामान्य एक विशाल और जटिल टेपेस्ट्री है जो रहस्य, साजिश और आश्चर्य के धागों से बुनी गई है। एड और मैंने अपसामान्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमने अपने डर का सीधा सामना किया, अंधेरे में जवाब तलाशे। हो सकता है कि हमें सभी उत्तर न मिले हों, लेकिन हमारी जांच ने एक ऐसी दुनिया पर प्रकाश डाला जिसे बहुत से लोग अनदेखा करना पसंद करते हैं। अपसामान्य कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह परछाइयों और फुसफुसाहटों का क्षेत्र है, अनदेखी ताकतों और अस्पष्टीकृत घटनाओं का। लेकिन जवाब तलाशने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों के लिए यह अंतहीन आकर्षण की दुनिया है। अज्ञात के दिल में एक यात्रा है।